सिस्टम बताता है तुमने हासिल कर लिया ए रैंक का मेंटल फोर्टिट्यूड। ये एक अपग्रेडेबल एबिलिटी है और इस एबिलिटी को भी अपग्रेड किया जा सकता है। ये ज्यादातर उन एबिलिटी को रोक देता है जो दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। बी रैंक और उससे नीचे की एबिलिटीज पे कोई असर नहीं होगी और ए रैंक और उससे ऊपर की एबिलिटी का असर को कम हो जाएगा। शान मन में कहता ए रैंक एबिलिटी टिकट ये तो सच में अच्छा है। ये मेंटल फोर्टिट्यूड आसानी से हासिल नहीं की जा सकती और इसे तो अपग्रेड भी किया जा सकता है। थोड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद शायद मैं इसे एस रैंक तक पहुंचा सकता हूँ। तब मैं सच में किसी भी माइंड अटैक से सेफ रहूंगा। जीसू क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी मदद कर सकती हो? जीसू कहती मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ सियान। जीसू के हाथ में जो वेपन होता है वो अनहोली स्टार स्लेयर एस रैंक का होता है। ये अपग्रेड होने वाले वेपन ये एनिमी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसकी कुछ पावर अपने यूजर को दे देता है। शान कहता थोड़ी देर बैठ जाओ। जीसू कहती क्या तुम्हें बस इतना ही चाहिए था? शान कहता हाँ बस शांत रहो और मुझे घूरते रहो। जीसू कहती क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घूरूं? यानी तुम्हें ये पसंद है? शान कहता नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम सेलेस्टर स्लेयर के मर्डर इंटेंट को रिलीज करो। जीसू कहती क्या? और सियान कहता है डीमन सर्वेंट के साथ जो तुम करते हो वही करो। जीसू कहती इतना ही? तुम्हें फिर से कोई अजीब एबिलिटी मिली होगी। शान कहता हाँ कुछ ऐसा ही है। जीसू कहती है ठीक है और सांस को अंदर लेते हुए अपने मर्डर इंटेंट को रिलीज करती है जिससे सियान को हल्का सा झटका लगता है। सिस्टम कहता है मेंटल फोर्टिट्यूड एक्टिवेट हो गया है। जीसू कहती क्या तुम ठीक हो? शान कहता हाँ यह भी ठीक होना चाहिए, क्या तुम इसे और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो? जीसू कहती हाँ अपने मर्डर इंटेंट को और भी बढ़ाने लगती है। इससे सियान को झटका लगता है। मन में कहता जैसा मैंने अंदाजा लगाया था सेलेस्टर स्लेयर का मर्डर इंटेंट अपने आप में ही एक माइंड अटैक है। एक नॉर्मल प्लेयर शायद इस दबाव में हिल भी नहीं पाता। मुझे इससे अपनी एबिलिटी को निखारने में मदद मिलनी चाहिए। कहता ठीक है चलिए इसे जारी रखते हैं। जीसू भी इससे स्माइल करता। फिर कुछ समय बाद सियान कहता थैंक यू जीसू, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। वैसे क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा तुमसे मदद मांगता रहता हूँ। जीसू कहते नहीं मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे पहले ही एक नया वेपन दे दिया है, चलो हिसाब बराबर कर लेते हैं। सियान कहता खैर मैंने तुमसे किया हुआ प्रॉमिस को निभाया, लेकिन इस बार तुम्हें इसे कुछ समय तक जारी रखने की जरूरत है। सियान कहता थोड़ी देर के लिए? सियान कहता हाँ एक हफ्ता या शायद उससे ज्यादा समय के लिए। मुझे पता है कि तुम्हारे शेड्यूल में इसे शामिल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तभी जीसू कहते ठीक है। जिससे सियान हैरान कहता क्या? जीसू कहते अगर तुम चाहो तो हम इसे हर दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, लेकिन क्या मैं बदले में तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? सियान कहता बिल्कुल। जीसू कहते जिम के बजाय मैं चाहता हूँ कि हम ये काम अपने किसी अकेले रूम में करें। सियान कहता क्यों, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि कहीं दूसरों को गलती से चोट न लग जाए? जीसू कहती ऐसा ही कुछ है। मन में कहते खैर मुझे लगता है कि लिन या बैक्सुल इससे ज्यादा घायल हो सकते हैं अगर वो जीसू को मर्डर इंटेंट के सामने आ गए तो। और सियान अपने मन में कहता फिर उसे कहता ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे एहसान कहना भी मुश्किल है। जीसू कहती शायद तुम सही हो, लेकिन मैं इससे खुश हूँ। सियान कहता तो चलिए ठीक है हम कल अपने रूम में ये करते हैं, मैं अपने रूम में इंतजार करूंगी, या फिर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। सिस्टम कहता इवेंट क्वेस्ट सर्वर वॉर। इस इवेंट में हर सर्वर से 100 प्रतिनिधि एक खास मिशन को पूरा करने के लिए हिस्सा लेंगे। इस मिशन का नाम है डंजन हंट। मिशन की पूरी जानकारी इवेंट वाली जगह पर गेम मास्टर के द्वारा दी जाएगी। इवेंट की जगह किसी एक सर्वर के रैंडम तरीके से चुनकर तय की जाएगी। मिशन पूरा होने के बाद सभी प्लेयर को उसके अपने ओरिजिनल सर्वर में वापस भेज दिए जाएंगे। ये इवेंट 2 हफ्ते तक चलेंगे। चुने गए सभी प्लेयर को हमारी ओर से शुभकामनाएं। सियान मन में कहता क्योंकि इस इवेंट को पब्लिशर ने आयोजित किया है इसलिए ये घोषणा पहले से कम डरावनी लग रही है। जहाँ तक मुझे याद है इस इवेंट की जगह डिलास्टिनबरी होनी चाहिए। लोगों ने इस इलाके में हमारे तीसरे पार्टी मेंबर के उम्मीदवार आर्थर को देखा है और सियान 2 महीने के अंदर मेंटल फोर्टिट्यूड को एस लेवल तक पहुंचा लेता है। मन में कहता जब मैंने अपनी इस एबिलिटी को एस रैंक तक पहुंचा दिया है तो मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए, ये शायद बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। मैंने कहती यार मुझे घबराहट हो रही है, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं टॉप 100 में रहूंगी? सियान कहता बेशक तुम उसमें रहोगे। मीना कहती मैं इस तरह के आयोजन में शामिल नहीं होना चाहती, पता नहीं हयामी और जीसियोन टॉप 100 में है या नहीं। सियान मन में कहता मुझे लगता है कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात समझ में आती है, पिछली बार उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और आखिरकार उसने इस सर्वर पर अपने दोस्तों से संपर्क कर लिया। बेशक इसका श्रेय मुझे ही जाता है। जीसू कहती वहाँ बुलाए जाने के बाद क्या हमें एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए? सियान कहता नहीं, पहले मिशन की पूरी जानकारी देख लेते उसके बाद ये तय करेंगे। तो कहते हैं ठीक है। चांगू कहता मिस जीसू आप तो काफी बेफिक्र लग रही है, मैं तो अभी बहुत ही घबराया हुआ हूँ। सुसोंग कहता तुम ठीक हो जाओगे चांगू, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए इक्विपमेंट भी बनाए हैं। चांगू हंसने लगता। सियान मन में कहता है हाँ चांगू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मैंने हाल ही में ही उसके लिए बहुत सारे पॉइंट को इकट्ठा किए हैं। वो लगातार अपनी तुलना जीसू से करता रहता है, लेकिन चांगू भी काफी कमाल का वॉरियर है। मीना, चांगू, जीसू और मुझे चुने जाने में सबसे ज्यादा संभावना है। तो कुल मिलाकर हम 4 लोग हैं। बच्चों को पीछे छोड़ने को लेकर मैं थोड़ा चिंता हूँ, लेकिन वो मिस्टर टेलर के साथ सेफ रहेंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि वो थोड़ा निराश है क्योंकि उसके पास ज्यादा पॉइंट नहीं है। तभी नोटिफिकेशन आता सर्वर वॉर इवेंट अब शुरू होगा, प्लीज शांत है और ट्रांसफॉर्म होने का इंतजार करे। सभी कहते क्या वो शुरू हो गया? वो चारों वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते और सियान कहता है तो आखिरकार
हम ये कर रहे हैं। और हम उन सभी को एक एक करके टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं। सियान कहता ठीक है सब लोग, जल्दी तुम सभी से मुलाकात होगी। और जैसा कि सियान बताता है ये ग्लासटनबरी इवेंट है, ये जगह इंग्लैंड में होता है। यहाँ पे और भी जगह से वॉरियर सम्मन होने लगते हैं। सियान कहता तो ये इस इवेंट का मैदान है। तभी कोई कहता एक्सक्यूज मी। हम देखते ये हमारी बैक्सूल होती है जो कहती मैं इस जगह पे क्यों हूँ। सियान कहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बैक्सूल कहती है मैं लिन के साथ खेल रही थी, तभी अचानक मैं यहाँ पे पहुँच गई। सियान मन में कहता लगता सिस्टम ने उसे मेरा पालतू मान लिया और उसे भी मेरे साथ यहाँ पे भेज दिया। जब तक वो यहाँ है मुझे उसे बचाना होगा। तभी एक गोरिल्ला पर जबरदस्त अटैक हो जाता है जिससे सियान कहता तुम ये अटैक करने वाली और कोई नहीं हमारी बैक्सूल होती जिससे वो भी हैरान हो जाता है। बैक्सूल कहते मुझे माफ करना लेकिन आपके पीछे एक मॉन्स्टर था। सियान कहता ठीक है। बैक्सूल कहते क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते थे। सियान कहता उसके बारे में भूल जाओ। और हम देखते उस जगह पे भयानक फाइट पहले ही छिड़ चुकी होती है। ये देख के सियान कहता है ऐसा लगता है कि उनमें से ज्यादातर लोग अब यहाँ मौजूद है। बैक्सूल कहती उनकी संख्या तो काफी ज्यादा है। सियान कहता उनकी संख्या कम करके 100 कर दी है, लेकिन ये हर सर्वर के लिए था, यही तो उम्मीद थी। लेकिन घटनाएं अचानक ही बदल गई। सियान कोरो को सम्मान करते हुए अपने मेंबर को देखने लगता है और मन में कहता है ऐसा लगता है कि वो सभी अच्छा कर रहे हैं। बैक्सूल कहते क्या आप भी जाकर उनके साथ शामिल होंगे। सियान कहता नहीं, खजाने की खोज के लिए अलग अलग फैल जाना बेहतर रहेगा। अब वो किसी भी समय बाहर आ सकता है। तभी आसमान में दरार ओपन होने लगता है, उसमें से एक शख्स बाहर आने लगता है। सियान कहता वो रहा। सियान उसे बाहर आते हुए देख रहा था और कहता है इंग्लिश सर्वर का गेम मास्टर आर्केनन। आते हुए कहता सभी प्लेयर को ग्रेटिंग, मैं हूँ आर्केनन इंग्लिश सर्वर का जीएम। हम आज तुम सभी को एक इवेंट क्वेस्ट के लिए लाए हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ये एक बोनस इवेंट है, इससे तुम सभी प्लेयर को हमारी तरफ से एक तोहफा समझे। मुझे यकीन है कि तुम लोग पहले ही घोषणा पढ़ चुके हो। इस इवेंट का मेन मिशन है खजाने की खोज। इस समय ग्लासटनबेरी के डिटेल और उससे ऊपर की चीजें अलग अलग जगह पर छिपाई हुई है। वो किसी खजाने के बॉक्स में, जमीन के नीचे या पेड़ के ऊपर भी हो सकती है। कुछ चीजों को पाने के लिए तुम्हें किसी स्पेशल मॉन्स्टर को हराना भी पड़ सकता है, लेकिन गलती से भी किसी सेंटिनल को चुनौती मत देना, क्योंकि ग्लासटनबेरी का सेंटिनल एक ड्रैगन है, इसलिए हो सके तो उससे दूर रहना। एक कहता लेकिन क्या हमें उसे मारने की इजाजत है। और ये एरिक सैंडर्स एसोसिएटेड गॉड अपोलो है जो कहता है अगर हम कैपेबल है तो। शान मन में कहता एरिक सैंडर्स वो अपोलो का चुना हुआ अवतार था। उसके एयरगेट लैम्प जिनसुकोंग के साथ राइवली था क्योंकि उन दोनों का गॉड का संबंध सन से था। सोचने वाली बात है एयरगेट लैम्प में कुछ मेंबर को भी चुना गया होगा। सो मेन शायद ये नहीं क्योंकि वो बाद में शामिल हुआ था, लेकिन जुनसुंग कांग, संगवान चोन और रुरिन ली को तो जरूर बुलाया गया होगा। आर्केनन कहता प्लेयर एरिक मैंने तुम्हारे अचीवमेंट के बारे में अफवाह सुनी है। वो कहते हैं कि तुमने एक सेंटिनल का शिकार किया, क्या ये सच है। एरिक कहता बिल्कुल। आर्केनन कहता तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने सेंटिनल को मार गिराया है। इससे एरिक कहता क्या। आर्केनन कहता और तुम्हें बता दो जिस सेंटिनल को तुमने हराया था वो मरने वाला चौथा सेंटिनल था, क्योंकि पहले 3 सेंटिनल को एक ही प्लेयर ने हराया था और ये सब उसने अकेले ही किया था। एरिक कहता ये तो नामुमकिन है। तुम मुझे बता रहे हो कि किसी ने एक नहीं बल्कि 3 सेंटिनल को अकेले मार गिराया। मैं ये बात मान सकता था कि मैं एक सेंटिनल को मारने वाला चौथा था, लेकिन ये तो सरासर बकवास है। आर्केनन कहता लेकिन ये सच है। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसने खुद अपनी पहचान बताने से मना कर दिया, लेकिन इस इवेंट में एक प्लेयर ऐसा जरूर है जिसने 3 सेंटिनल को हराया है। एरिक कहता है अनबिलीवेबल। बैक्सूल कहती है आप खुद को क्यों छुपा रहे हैं। शान कहता अगर लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। मन में कहता आर्केटस ने मेरे बारे में बहुत ही बातें बताई होगी। आर्केनन कहता खराब इवेंट की जानकारी आगे बताते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था इस इवेंट में चीजें अलग अलग जगह बिखरी हुई है, तुम्हें उन चीजों को ढूंढकर इकट्ठा करना है। काफी आसान है ना। हम आइटम स्कोर को देखते हैं जिसमें ए टियर 20 पॉइंट, बी टियर 10 पॉइंट, सी टियर 5 पॉइंट और डी टियर 1 पॉइंट का होता है। कहता प्लीज स्क्रीन पे ध्यान दे। एक प्लेयर कहता है क्या इसमें से कोई भी आइटम एस टियर या उससे ऊपर का नहीं है। आर्केनन हंसते हुए कहता इस इवेंट में एक एस टियर का आइटम छुपा हुआ है। मुझे लगता है उन सभी आइटम में से ये सबसे रेयर है क्योंकि तुम्हें उससे एक आइटम का ही 50 पॉइंट मिलेंगे। एरिक कहता क्या बस इतना ही। क्या सबसे हाई टियर की चीजें डबल एस टियर नहीं होती। आर्केनन कहता दुर्भाग्य से हमने कोई भी डबल एस टियर आइटम तैयार नहीं किया है क्योंकि अभी गेम में इसे देने का समय बहुत ही जल्दी है, लेकिन अगर ऐसा कोई आइटम होता तो उसकी कीमत शायद कम से कम 100 पॉइंट होती। एरिक मन में कहता तो शायद हमें ए टियर से लेकर सी टियर तक की आइटम पाने के लिए आपस में मुकाबला करना पड़ेगा। आर्केनन कहता पॉइंट के बारे में थोड़ा और बातें हैं। इवेंट खत्म होने के बाद जिस सर्वर के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उसे एक खास इनाम मिलेगा। वो इनाम होगा कुछ समय के लिए पूरे सर्वर पे डबल पॉइंट इवेंट। इस बात से प्लेयर को तो झटका लगती है। आर्केनन कहता तो फिर खजाने के खोज वाले मिशन के बारे में बस इतनी ही जानकारी थी, लेकिन अगर इवेंट यही खत्म हो जाता तो इसमें ज्यादा मजा नहीं आता है ना। इसलिए कुछ खास चुनौतियाँ और छोटी सी मिशन भी तैयार किए गए हैं जो उम्मीद है कि तुम सभी
बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे। शान मन में कहता अगर मुझे सही याद है दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग मोस्टर दिखाई देते हैं और इस जगह के आसपास बचे हुए लोगों का एक गाँव भी है, वहीं से हमें छोटे मिशन मिल सकते हैं। लेकिन रात में आने वाले मोस्टर खास तौर पे बहुत ही पावरफुल होते हैं और ग्लास्टिन लाइब्रेरी में असल में 2 सेंटिनल भी है। मुझे इस मिशन को आसानी से पूरा करने के लिए अपनी पिछली जिंदगी की जानकारी का यूज करना चाहिए, क्योंकि मुझे वैसे भी उस जगह पे जाना है। हर कैनन कहता और हाँ तुम सभी के लिए एक और बात, इस मिशन में मिलने वाले कोई भी चीज ओरिजिनल सर्वर में वापस जाने से पहले इन्वेंटरी में नहीं रखी जा सकती। क्यों उन चीजों को बैंक या किसी खास एबिलिटी की मदद से खुद के साथ लेकर चलना होगा। मुझे यकीन है कि तुम सभी को समझ में आ गया होगा कि ऐसा नियम क्यों रखा गया है। शान मन में कहता वो चाहता है कि हम एक दूसरे को लूटे। हर कैनन कहता अब आइए खजाने की खोज शुरू करें। ये मिशन टोटल 2 हफ्ते तक चलेगी। देखते हैं कि तुम लोगों में से कौन एस्टेयर आइटम हासिल कर पाता है और मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार कौन सा सर्वर सबसे ऊपर होगा। और पहले यार तुम सभी को शुभकामनाएं। बेक्सुलगति अब तुम क्या करोगे श्यान? श्यान कहता मैं फिलहाल अलग से शिफ्ट हो रहा हूँ। बेक्सुलगति मतलब सिर्फ हम दोनों ही होंगे। श्यान कहता हाँ वैसे भी हर कोई अपने दम पे ठीक रहेगा। मन में कहता जीएम ने हमें बताया कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन इवेंट चाहे जो भी हो इसमें एक डबल एस्टेयर आइटम जरूर होगा, इस इलाके में छुपा हुआ है। श्यान कहता ठीक है चलो चले। बेक्सुलगति लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी चारों ओर तो बस खाली पहाड़ी पहाड़ है। श्यान कहता कहीं न कहीं एक गाँव जरूर होना चाहिए। बेक्सुलगति एक गाँव? क्या तुम्हारा मतलब इससे है? श्यान कहता नहीं, उस पर तो मोस्टर पहले ही कब्जा कर लिया है। एक और सेंटर किसी दूसरे एरिया में होना चाहिए। बेक्सुलगति आपको कैसे पता चला कि इस पे कब्जा हो गया है? श्यान कहता खैर यहाँ आसपास इंसानों को कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है। बेक्सुलगति आप समझ में आया तो फिर दूसरा गाँव कहाँ है? श्यान कहता हमें यही तो पता लगाना है। बेक्सुलगति क्या? श्यान जमीन पर हाथ रखते हुए कहता मेरा पता लगाने की एबिलिटी को देखते हुए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मन में कहता मुझे क्रो के आंखों से कुछ भी नहीं मिला, जिसका मतलब यह है कि कहीं ऐसी जगह छुपा हुआ है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। आर्थर ने एक बार मुझसे कहा था कि ये एक बड़ा झील के किनारे जंगल के अंदर है, तो शायद यही है। आगे बढ़ते हुए बेक्सुल कहती अभी हमें और कितना समय लगेगा? हम काफी समय से इसी जंगल में हैं। श्यान कहता क्या तुम्हें खो जाने की चिंता है? चिंता मत करो, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। और आवाज आता है इसे छोड़ दो, ये मेरी चीज है। दूसरा कहता मुझे यही बात तुमसे कहनी चाहिए थी। सबसे पहले इस चीज को मैंने ही देखा था, इससे उन दोनों का ध्यान उस पे जाता है। और श्यान अपने क्रो को सम्मान करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। जब वो क्रो आगे की ओर बढ़ता है और वहाँ पे पहुँचता है तो श्यान हैरान हो जाता है। कहता ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या ये क्रिम्सन स्पाइडर लिली के साथी है और युवा सिंसेंट? वो दोनों एक दूसरे से मिले कैसे? उन दोनों के पास पहले से बड़ी संख्या में फॉलोअर्स है। दोनों ही पूरी तरह से प्राइड से भरे हुए हैं। बेक्सुल कहती वो जल्दी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर सकते हैं। क्या आप उन्हें रोकोगे? श्यान कहता क्या तुम उन्हें यहाँ से देख सकती हो? बेक्सुल कहती हाँ मैंने उन्हें ढूंढने के लिए अपनी मैजिक एबिलिटी का यूज किया। श्यान मन में कहता उसकी मैजिक स्किल तो बेहतर होती जा रही है। श्यान कहता मैं वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकता, वो इस मामले को खुद ही सुलझा लेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों लड़ रहे हैं। वो भी एक ही सर्वर से है। ये तो बस गर्व की बात है। वो बस अपनी पहली खोज को बांटना नहीं चाहते। ये चुपचाप उसके पास से गुजरते ताकि वो हमें देख ना सके। बेक्सुल कहती है ठीक है। इस जगह जाते हुए बेक्सुल कहती है क्या ये वही जगह जिसकी आप तलाश कर रहे थे? श्यान कहता हाँ ये वही है। बेक्सुल कहती है मुझे जबरदस्त माना फ्लो महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि किसी तरह का जादुई झील है, इस इलाके के मोस्टर को हटाया जा सकता है। श्यान कहता तुम बिल्कुल ही सही हो। बेक्सुल कहती है क्या आपको इसके बारे में पता था? श्यान कहता एक तरह से, और मन में कहता है ये वही झील होना चाहिए जिसका जिक्र आर्थर ने किया था। प्लेयर के लिए ये मोस्टर से बचने के लिए एक सेफ जोन है, लेकिन इनमें से इसे कई लोग छोड़ने में बहुत ही डर जाते हैं। जब आर्थर मानसिक रूप से पूरी तरह से थक गया था तो उसने खुद को पानी में छलांग लगाने का फैसला चुना। लास्ट में वो इसी इलाके में पहुंच गया। श्यान पानी में उतर जाता जिसे बेक्सुल कहती क्या आपको पानी के अंदर जाना होगा? श्यान कहता हाँ हमें जाना है। बेक्सुल कहती लेकिन मैंने ये कभी नहीं सीखा, कैसे? श्यान कहता बस अपनी आंखों को बंद कर लो और अपनी सांस रोकने की कोशिश करे। क्या पानी के अंदर यूज करने वाले कोई स्पेल है? बेक्सुल कहती नहीं अभी नहीं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं मुझे हासिल होने वाले एबिलिटी मेरे द्वारा पहले से किए गए कामों के आधार पर होता है। श्यान कहता सच में? और मन में कहता है बेक्सुल को डूबना नहीं चाहिए क्योंकि वैसे भी वो एक किरिन है। अच्छा बस अब अपनी सांसें रोकने की कोशिश करो, ठीक है? बेक्सुल वैसा ही करते हुए कहती ठीक है। श्यान कहता अब हम अंदर जा रहे हैं। वो लोग पानी के अंदर जाने लगता है। श्यान मन में कहता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ये देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल झील की तरह लगता है। मुझे यहाँ से रास्ता ढूंढने के लिए अपनी पता लगाने वाले एबिलिटी की यूज करनी होगी। और वो उसी के सारे आगे को बढ़ने लगता है। कहता वो रहा। और एक स्टोन के पास जाते हुए कहता अगर मैं इस चीज को इस तरह हिलाऊं तो हम वहाँ पे देखते एक डोर ओपन हो जाता है। तो चलिए हम इस एंट्रेंस डोर में जाते हैं। और वो दोनों उसमें अंदर जाते जिससे सिस्टम कहते तुम लोग सेफ जोन में एंटर हो चुकी हो। और हम अंदर एक गांव का सीन देखते जहाँ पे 2 लोग इसकी रखवाली कर रहे होते हैं। उसमें से एक कहता उन्होंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। और वो गार्ड उन्हें आगे की ओर ले जाते हुए कहता क्या ये आउटर वर्ल्ड का प्लेयर है? वो यहाँ आने में कैसे कामयाब हुआ? श्यान मन में कहता बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सुना था। ये जगह बिल्कुल ग्लास नबरी के एक गाँव की जैसी दिखती है। दुनिया से पूरी तरह से अलग होने के बाद किसी प्लेयर के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। वो कहता है यहीं पे सर। श्यान कहता
कहता क्या मुझे सीधे बिल्डिंग के अंदर जाना चाहिए। वो कहता हाँ, इससे आपको इंतजार करना चाहिए। वही कहता मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई बाहर का शख्स इस जगह पे पहुंचेगा। आउटर वर्ल्ड के प्लेयर तुम्हारा स्वागत है। किसी अनजाने मेहमान का स्वागत करने का ये मेरा पहली बार है। शायद मुझे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था, और ऐसा लगता है कि तुम तो कुछ असाधारण चीज भी लाए हो। शान कहता अगर तुम चाहते हो कि हम बात करें तो क्या तुम्हें अपने बारे में पहले नहीं बतानी चाहिए। वो लेडी हंसते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम सही हो। और वो जैसे स्नैप करते उस घर के सभी लाइट जलने लगती हैं। कहती मेरा नाम मॉर्गन ले फे है, मैं एवलोन का शासक हूँ और इस दुनिया का आखिरी विच। फिर शान के लोकेशन को देखते हैं जो जीसू देखते हुए मन में कहती है वो बाकी सब लोग से अलग क्यों जा रहा है। उसके पास फिर से कोई प्लान जरूर होगी। अगर शान मेरे साथ टीम बनाना चाहता तो अब तक मुझसे संपर्क कर चुका होता, तो इसका मतलब है कि उसे अब मेरी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी उसके लिए काफी अच्छी नहीं हूँ। मेरे पास कोई यूज की एबिलिटी भी नहीं है, न ही मैं स्पेशल इक्विपमेंट बना सकती हूँ। उन खूबियों के मुकाबले फाइटर होना इतनी खास बात नहीं है, तो मैं अभी उतनी खास नहीं हूँ। दुनिया एक खेल बनने से पहले मैं ही उसके लिए इकलौती थी। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि दुनिया इस तरह बदल जाएगी, अगर मैं अलग तरह से बिहेव किया होता। इसमें मेरे पास एकमात्र संपत्ति मेरी पावर ही है, लेकिन मैं अभी भी श्यान से काफी कमजोर हूँ। अगर श्यान ने मुझे छोड़ने की कोशिश किया तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जो उसे पसंद ना आए। मैं उसके सामने आज्ञाकारी रहूंगी, उसकी हर बात मानूंगी, ठीक वैसे जैसे मैं अपने पेरेंट्स के सामने रहती थी। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा अच्छी बच्ची रहती हूँ। भाई ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इसी कारण जीसू को एबिलिटी मिलता है आई एम ऑलवेज द गुड चाइल्ड। इससे यूजर हमेशा अच्छा होने का नाटक कर सकता है। कहती हाँ मैं हमेशा अच्छी बच्ची रहती हूँ। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो यूजर को अपनी फीलिंग पे पूरा कंट्रोल देता है और उसे दिमाग पर डालने वाले स्टेट इफेक्ट से भी बचाता है। और दूसरे शब्दों में कहे तो यूजर इस असर से पूरी तरह से सेफ नहीं होता, बल्कि उन्हें खुद कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से जीसू अपने अंदर उठ रही किसी भी मारने की इच्छा को दबा पाई। जीसू ने इस एबिलिटी का यूज सेलेस्टर स्नेल के साइड इफेक्ट से बचने के लिए किया और एक अच्छी लड़की बनी रही। लेकिन फिर भी एक खास फीलिंग की वजह से वो बार बार श्यान को अपने पास ही रखना चाहती थी। कहती नहीं मैं ऐसा नहीं बन सकती, मुझे थोड़ी देर और एक अच्छी लड़की बने रहना होगा। अभी सही समय नहीं आया, फिलहाल मैं एक अच्छी लड़की ही बनी रहूंगी। श्यान बताता एवोलोन ये जादू और परियों का आदर्श भूमि है। इस जगह पे विवियन निम्यू और वो विच राज करती है जो सदियों से कहानी में जिंदा है। मॉर्गन ले फे। और उससे कहता तो ये एवोलोन है। मॉर्गन कहती हाँ क्या तुम्हें पहले इसकी जानकारी नहीं थी। श्यान कहता मुझे अंदाजा नहीं था। मन में कहता ये देखती हो कि उसने खुद को आखिरी विच के रूप में पेश किया, बाकी दोनों जरूर जा चुके होंगे। मॉर्गन कहती अब चलिए तुम्हारे बारे में बात करते हैं। प्रो के नया शासक। अब बिग सूल के पास जाते हुए कहते मुझे लगा था कि तुम एक यूनिकॉर्न हो, लेकिन तुम तो किरिन हो। शान कहता असल में वो एक किरिन का बच्चा है। मॉर्गन कहती सेल्स ने मुझे बताया था कि सब कुछ खेल में बदल गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई हमें इतनी आसानी से ढूंढ लेगा। काफी समय हो गया जब कोई इंसान किसी फेरी की मदद के बिना हमसे मिलने आया है, इसलिए मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगी। शान कहता अगर मैं किसी लेजेंडरी शॉट पे दावा करना चाहूँ तो भी। मॉर्गन कहती कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे बताओ क्या तुम यही ढूंढ रहे थे जो डबल एस रैंक का एक्सकैलिबर होता है। मॉर्गन कहती मुझे पूरा यकीन है कि ये शॉट तुम इंसानों के बीच सबसे ज्यादा फेमस रहा है। सिस्टम वार्निंग देते हुए कहता इसे सिर्फ इसका असली यूजर ही यूज कर सकता है। मन में कहता मैं इसके इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे लगता है सिर्फ शॉट का मास्टर ही ऐसा कर सकता है। मॉर्गन कहती तुम्हें यही चाहिए है ना। शान उसे पकड़ कर निकालने की कोशिश करता है और मन में कहता है अगर मेरी ताकत ए रैंक या उससे ऊपर की होती तो मैं इसे संभाल सकता था, लेकिन मैं इसका यूज पूरी तरह से कभी नहीं कर पाऊंगा। मॉर्गन कहती तुम कुछ भी कर लो, तुम शॉट नहीं निकालोगे, और तुम्हारे पास और कोई रिक्वेस्ट है तो मैं उसे पूरा करूंगी। शान दोनों हाथों से उसे घिसते हुए कहता नहीं मुझे लगता है कि मैं ये कर लूंगा। अब पूरी जान लगाते हुए कहता फिर शॉट लेकर घूमने का क्या फायदा होगा। और उस शॉट के साथ उस पत्थर को उठाते हुए उसको नीचे पॉकेट डायमेंशन को ओपन करता है, उसके अंदर उस शॉट को रखने लगता है। ये देख कर तो मॉर्गन भी हैरान रह जाती है। शान कहता थैंक्स मैं इसे ले लूंगा। मॉर्गन कहती रुको जरा रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा मतलब मैं इसे कैसे कहूँ, मैं तुम्हें और कुछ भी अच्छी चीजें दूंगी, बस वो शॉट मत लेना ठीक है। शान कहता इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं शॉट से पहले ही खुश हूँ। मॉर्गन कहती नहीं देखो ये एक लंबी कहानी है, लेकिन शान कहता चिंता मत करो मैं इसे असली ओनर को ही सौंप दूंगा। मॉर्गन कहती है क्या ऐसा लगता है कि तुम जानते हो कि वो शॉट किसका है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला, तुम मर्लिन तो नहीं हो। शान कहता चीजों को जानने के बारे में मेरे अपने तरीके हैं। मॉर्गन कहती तुम तो बिल्कुल मर्लिन की तरह बोलती हो और तुम्हारा शरारती चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही है। मन में कहता क्या ये मेरा अपमान करने के इरादे से कहा गया था। शान कहता ठीक है तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर मुझे 2 हफ्ते
के अंदर इसका असली ऑनर नहीं मिला तो मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा। मॉर्गन कहती क्या सच में तुम्हें तुम्हारे और मर्लिन के बारे में कह गई अपनी बातें वापस लेती हूँ। हसियान मन में कहता तो ये मेरा अपमान था, लेकिन इसके बदले में इससे भी बड़ा इनाम मांगना चाहूंगा। मॉर्गन कहते चिंता मत करो, अगर तुम इसके असली ऑनर को ढूंढ निकालते हो तो मैं तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। मैं लेडी ऑफ द लेक की कसम खाकर शपथ लेती हूँ, और हाँ मैं इस गाँव में 2 हफ्ता रुकना चाहता हूँ, तो क्या ये ठीक रहेगा? मॉर्गन कहती बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं भी तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। क्या मैं तुमसे इस बच्चे को कुछ समय के लिए उधार ले सकती हूँ? मैं कोई भी अजीब काम नहीं करूंगी। मॉर्गन कहता हाँ ये पूरब के किसी मिथिकल क्रिएचर से मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इस मौका का फायदा उठाकर कुछ सीखना चाहती थी। बेक्सुल कहते लेकिन मैं तो सिर्फ एक किरण का बच्चा हूँ, पूरी तरह से विकसित नहीं हूँ। मॉर्गन कहते चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। शान कहता ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि बेक्सुल जब तुम्हारे साथ हो तो तुम उसे कुछ मैजिक सिखा दो। मॉर्गन कहती है बिल्कुल। बेक्सुल उसके पास आते हुए कहती शान कहता तुम उसके साथ ज्यादा सेफ रहोगे, भले वो विच हो लेकिन मॉर्गन एक बुरा इंसान नहीं है। बेक्सुल कहती है लेकिन शान कहता अगर कुछ हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा, और मैं वैसे भी शाम तक वापस आ ही जाऊंगा। बेक्सुल रोते हुए कहती है ठीक है। शान कहता ठीक है, मेरे जाने के बाद सबसे अच्छे से पेश आने की कोशिश करे। दूसरी तरफ हम एक शख्स को देखते जो लाठी के सहारे आगे बढ़ रहा था, जो और कोई नहीं आर्थर होता है। और कोई कहता आखिर ये लूजर इंसान कौन है? इसे आर्थर ध्यान उस पर जाता है। हम वहाँ पे 3 प्लेयर को देखते, उनमें से एक कहता है अगर इस शख्स को चुना गया है तो इंग्लिश सर्वर तो पूरी तरह से बेकार है। तुम्हारे जैसे बेवकूफ इस इवेंट में कैसे आ जाते हैं? इंग्लिश सर्वर प्लेयर के लिए घोर शर्मिंदगी के कारण हो। क्या ये सही नहीं है? बेवकूफ और से नीचे को गिरा देता है। लेकिन इससे वो शख्स और भी चिढ़ जाता और कहता क्या तुम ये सब क्या कर रहे हो? इस आदमी को देखो, क्या तुम्हारे अंदर जरा से भी प्राइड नहीं बचा है? लेकिन आर्थर कुछ बोलता नहीं, जिससे वो शख्स और भी चिढ़ जाता और कहता ये बेवकूफ, और उसके गर्दन को पकड़ के उठा लेता है। इससे आर्थर कहता तुम ये क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? इससे वो शख्स आर्थर को दूर फेंकते हुए कहता तुम बदतमीज कमीने, तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकते। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो सीधे मुझसे भिड़ जाओ। तब वो हैरान होता क्योंकि कौवे के झुंड उन पे अटैक करने लगता और कहते ये सब चीजें क्या है? क्या वो मॉन्स्टर है? दूसरा कहता नहीं ये तो बस एक नॉर्मल क्रो है। वो कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा, लेकिन हम इन चीजों को मार सकते हैं। तभी क्रो उससे दूर होने लगता है, जिससे उसे कुछ समझ में नहीं आता और कहता अब तुम कौन हो? वहाँ पे हमारा सियान आते हुए कहता माफ करना, लेकिन मुझे इस शख्स से कुछ काम है, मेरा मानना है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिससे वो सभी चले जाते हैं। आर्थर कहता तुमने मेरी मदद क्यों की? सियान कहता तुम उन्हें खुद को क्यों मारने दे रहे थे? उससे वो कहता क्या? सियान कहता मुझे आसानी से पता चल गया था कि तुम उन बेवकूफ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आर्थर कहता नहीं मैं कमजोर हूँ, इस हालात में अपनी पावर दिखाना बेकार होगा। वो सही थे, मैं एक बेवकूफ हूँ जिसने अपने फैमिली को मरने दिया। वो दोनों आगे को बढ़ने लगता है। आर्थर कहता है तो आपको मुझसे क्या काम था? सियान कहता मैं तुम्हारे टांग और तुम्हारे मन दोनों को ठीक करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सियान उसे अपने पार्टी मेंबर में शामिल होने के लिए इनविटेशन भेजता है। कहता मेरे साथ मेरे पार्टी मेंबर में शामिल हो जाओ। आर्थर कहता मैं मना करता हूँ। सियान कहता क्या इसका कारण यह है कि तुम अपने सपनों को छोड़ नहीं सकते? मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम किसी सपने में बहक जाने के बजाय वास्तविकता को एक्सेप्ट कर ले। आर्थर कहता तुम्हारी मदद के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। सियान के सर पे हम क्राउन को देखते जो कहता ठीक है कोई बात नहीं, क्या तुम किसी और बारे में बात करोगे? क्या तुम संयोग से किंग आर्थर के प्रशंसक हो? आर्थर कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सियान कहता हम ग्लैस्टनबरी में हैं, यही वो जगह है जहाँ किंग आर्थर की कहानी फेमस हुई थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बारे में बात करना बिल्कुल सही रहेगा? आर्थर कहता अच्छा किसी को तो ये पसंद आया, लेकिन ये मेरा बेटा था, मैं नहीं। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? लेकिन मैं काम में इतना व्यस्त था कि उसके साथ नहीं जा सका। सियान कहता व्हाइट डिग्री गोच। आर्थर कहता तुम लॉस्ट ड्रैगन की बातें कर रहे हो। सियान कहता तो तुम्हें इसके बारे में पता था? आर्थर कहता मैं अपने बेटों को इसकी कहानी सुनाया करता था। सियान कहता क्या तुम उनसे मिलने जाना चाहोगे? व्हाइट डिग्री गोच द रेड ड्रैगन। अरे गुफे में आते हुए कहते ओ गुडनेस, तुम क्या सोचते हो? आर्थर कहता मेरा बेटे को ये बहुत ही पसंद आता। सियान कहता एक हीरो के नाम वाले शख्स से ऐसी फीलिंग रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। हम देखते वहाँ पे एक रेड ड्रैगन सो रहा होता है और आर्थर कहता है मेरा बेटा भी मुझसे इस बात पे बहुत ही चिढ़ता था, तो हमेशा मुझसे कहता था कि मैं किंग आर्थर जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। सियान कहता आर्थर तुम हीरो बन सकते हो। आर्थर कहता बकवास, तुम जैसा शख्स ऐसा कैसे कर सकता है? सियान उस शॉट को बुलाते हुए कहता है यार हम इस सच जैसा तो दिखा ही सकते हैं, अगर तुम ये शॉट निकाल लो तो क्या ये काफी ठोस सबूत नहीं होगा? आर्थर कहता तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? सियान कहता क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्टी में शामिल हो। आर्थर कहता मैं। सियान कहता मुझे पता है कि तुम किस तरह की चीजें देख रहे हो। आर्थर कहता क्या? जब से उन्होंने ये खेल शुरू किया तब से ना जाने कितने लोग मर चुके हैं और कई लोगों के हालात तुम्हारे जैसे ही होने लगे हैं। कई सारे लोगों को अपने मरे हुए फैमिली मेंबर दिखाई देने लगे हैं। आर्थर कहता मैं अपने बेटे को भूलना नहीं चाहता, भले ये सिर्फ एक हेलुसिनेशन हो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। सियान कहता अगर वो भ्रम सच में तुम्हारे फैमिली वाले होते वो तुम्हें इस हालात में छोड़कर नहीं जाते, वो तुम्हें ठीक से जीने के लिए कहता है, कम से कम मैं तो यही करता। इसलिए शॉट उठाओ आर्थर।
आर्थर, जितना ही तुम्हें बदलाव की जरूरत है उतना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है। आर्थर शॉर्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता मैं जैसे वो शॉर्ट को पकड़ने लगता है। शान को कुछ एहसास होता है जिससे वो हैरान कहता ये क्या है। कुरो की नजर में कुछ दिखाई दे रहा है। सोचता हूँ वो कुरो आखिर कब दिखाई देगा। और हम वहाँ पे एक लेडी को बैठे हुए देखते हैं। एक शख्स कहता है क्रिस ब्राइट मेरे दोस्तों को वापस कर दो। क्रिस कहती है नहीं, मेरे अंदर के डीमन ने बताया कि कुरो को ढूंढने का ही सबसे अच्छा तरीका है। चिंता मत करो, अच्छी बात यह है कि मैं कम से कम उन्हें नहीं मारूंगी। वो शख्स कहता क्या बकवास है, एरिक होश में आओ। और एरिक भी चार्ल्स के कंट्रोल में आ जाता है। जिसे वो शख्स मन में कहता वो कमीनी ये किस तरह की ब्रोकन एबिलिटी है। अभी हम वहाँ पे फेडर को देखते हैं जिससे वो शख्स हैरान होता है। हमारा सियान आते हुए कहता है क्या हो रहा है, तुम इन सब बातों के लिए मेरा नाम का बहाना क्यों बना रही हो। इसे क्रिस भी उसे देखते और हंसते हुए कहती है क्योंकि मुझे तुमसे अपना बिजनेस का हिसाब किताब चुकाना है। सियान कहता क्या तुम मेरे साथ समझौता करना चाहोगे। क्रिस कहती है मुझे एक रिक्वेस्ट हासिल हुआ है, असल में ये तुम्हें मारने की रिक्वेस्ट है। सियान मन में कहता मैंने सुना है कि हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा होगा। क्रिस कहती तुम तो काफी कंफ्यूज लग रही हो। मैं समझती हूँ आमतौर पे तुम्हारा मैं मुकाबला नहीं कर पाती। सियान कहता तुम्हें इसके बारे में पता है। एरिक कहती हाँ लेकिन मैं तुम्हें ढूंढने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। और वो उस शख्स को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। सियान मन में कहता ये एबिलिटी कोई शक नहीं की कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। सियान को मेंटल फोटोटोट के कारण उसका कोई असर नहीं होता। और क्रिस कहती मैंने सुना है कि तुम जितना हो सके लोगों को बचाने की कोशिश करते हो, तो फिर इन लोगों के बारे में क्या ख्याल है। अगर तुमने मना करने की कोशिश की तो मैं इन सबको मार डालूंगी, इसलिए हिलना मत। तुम्हारे पास तो मेंटल फोटोटोट एबिलिटी भी है, तुम उसका यूज नहीं कर सकते। अगर तुम इन शर्तों को मानते हो तो मैं इन सभी को जिंदा छोड़ दूंगी। सियान मन में कहता लगता है उसने ये सब पहले से ही अच्छे तरह से सोच समझ कर किया था। उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को इकट्ठा किया है जो उनके एबिलिटी का असर में आसानी से आ सकते थे। ये थोड़ा परेशानी भरा हो रहा है। क्या मुझे छिपकर हमला करने के लिए अपने पॉकेट डायमेंशन का यूज करनी चाहिए। तभी वहाँ पे आयोंग और सेंट आते हुए कहती है अरे मेरा पीछा करना बंद करो, तुम मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हो। सेंट कहती मुझे भी यही कहना चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था वो चीजें मेरी है। इसे वो दोनों हैरानी से उसे देखते हैं। सेंट कहती यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों हैं, क्या यहाँ पे आसपास कोई आइटम है। आयोंग कहती ये आखिर क्या है। क्रिस कहती क्या ये तुम्हारे साथ है कुरो। आयोंग हैरानी से कहती क्या कुरो, क्या तुम्हारा मतलब डिसाइड कुरो से है। आगे बढ़ते हुए कहती तो तुमने ही हमें बीच में टोका था डंजन का दौरान है ना। सियान कहता नहीं। आयोंग कहती नहीं से तुम्हारा मतलब क्या है। सियोंग पार्क ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुमने सभी डंजन पे कब्जा कर लिया है। क्रिस कहती ये परेशान करने वाला शख्स कौन है। कुरो अभी मुझसे बात कर रहा था, हमारे बीच में दखल देना बंद करो बदसूरत। आयोंग कहती तुम डोल से खेलने वाली लड़की बहुत ही ज्यादा बोलती हो। क्रिस चिढ़ते हुए कहती है डोल से खेलने वाली। आयोंग कहती है ब्रेसिंग मैन। जैसे वो अपने फिंगर को फ्लिप करती है उसका एबिलिटी एक्टिवेट हो जाता है। इस एबिलिटी का असर बहुत ही सीधा था, ये मर्दों पे पूरी तरह से कंट्रोल करने वाली पावर देती है क्योंकि इसका असर सिर्फ एक ग्रुप तक ही सीमित था और इसका यूज करने का संख्या भी तय थी, इसलिए ब्रीजिंग गेमेंट क्रिस के चार्म से कहीं ज्यादा पावरफुल था। अगर ट्रॉली डिलेमा क्वेस्ट के दौरान आयोंग ली अभी भी जिंदा होती तो। और आयोंग कहती है सभी लोग कुछ छोटी बच्ची को छोड़कर मेरे पीछे आओ। इससे सभी हैरान कहते क्या मैं फिर से अपना बॉडी हिला सकता हूँ, क्या चार्म का असर खत्म हो गया। इस बात से क्रिस भी काफी हैरान होती है। दोबारा यूज करते हुए कहती कोई बात नहीं, फीमेल अभी भी मेरे कंट्रोल में है। अभी सेंट अपने एबिलिटी का यूज करते हुए कहती है मुझे लगता है कि कुछ अजीब है। वो सभी किसी ऐसे मैजिक असर में थे जिससे वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। उसका मैजिक का इफेक्ट जैसे उन सभी के पास पहुंचता है वो सभी लेडी भी चार्म से आजाद हो जाती है। क्रिस हैरान कहती है क्या हो रहा है, मेरी एबिलिटी को कैंसिल की जा रही है। और वो दोनों चार्म आपस में टकराने लगते हैं। और सेंट कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका चार्म क्रिस पे हावी होने लगता है, उसकी बॉडी तक कांपने लगती है। आयोंग कहती क्या बात है, क्या तुम्हारी जबान बंद हो गई है, कितनी बेवकूफ लड़की है। तभी सेंट अपने डैगर को निकालते हुए कहता अब मेरा चांस है। उसे गले पे नाइफ रखते हुए कहता मेरे लिए बेहतर होगा कि इस डीमन कॉन्ट्रैक्टर को जल्दी से जल्दी निपटा दूं। लेकिन क्रिस घबराते हुए कहती रुको रुको मैं इसे ड्रो मान लेती हूँ। शानग्रह तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ड्रो के हकदार हो। अभी हम वहाँ पे ब्लड को देखते हैं, फिर हम क्रिस से दूर एक और शख्स को देखते हैं जो उसके पास आते हुए उसके ब्लड को साफ करती है। फिर वो भड़कने लगती है कहती बाल बाल बच गए, मैं लगभग मर चुकी थी। दूसरा कहता तुमने सच में कर दिखाया बहन। क्रिस कहती है थैंक यू सीरीज। सीरीज कहती है तुम बहुत आसानी से मर जाती हो बड़ी बहन, अगर हमारा पापियत से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर ना होते तो तुम कब के खत्म हो चुकी होते। क्रिस कहती है मुझे सच में लगा था कि मैं उसे पहली कोशिश में हरा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे खिलाफ कितना निर्दयी होगा। मैंने अभी तक किसी को मारा भी नहीं है। सीरसी कहती है जो इंसान डीमन कॉन्ट्रैक्टर को अच्छी तरह से जानता है वो तो हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा। क्रिस कहती है वो बहुत ही कठोर है, लेकिन तुम्हारी वजह से अब हमें पता चल गया है कि उसे हराने के लिए चार्मिंग स्पेल से कहीं ज्यादा की जरूरत है। हमें क्या करना चाहिए, सच कहूँ तो अब मैं और उससे और कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। सीरसी कहती है लेकिन हम गेम मास्टर के पर्सनल रिक्वेस्ट को यूं ही नहीं छोड़ सकते, हमारी जिंदगी उस पर ही निर्भर करती है। क्रिस कहती है लेकिन हम और क्या कर सकते हैं, हमारे पास लड़ने के कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है। सीरसी कहती कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है, अगर वो काम नहीं करता तो गेम मास्टर को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। रेड ड्रैगन और लेजेंडरी बीस्ट बेहेमोथ, अभी हम देखते हैं वहाँ का जमीन काटना शुरू कर देता
होता है। मीना कहती रुको, क्या ये अर्थ क्यूब है? चांगू कहता मुझे लगता है कि ये सेंटिनल है, उसकी प्रेजेंस पहले की तुलना में एक अलग ही लेवल पर है। मीना कहती लेकिन वो चीज इस समय हवा में उड़ रही है, ये झटके कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ का जमीन अभी भी कांप रहा होता है, तभी वहाँ पे धमाके होते हैं और उससे लेजेंडरी बीस्ट बेहेमोथ बाहर आता है, अपने एक कदम में ही काफी बड़े जंगल को डिस्ट्रॉय कर देता है। मीना कहती है मुझे नहीं लगता कि सियान भी इससे निपट पाएगा, जिससे को शायद हम गंगी की तरह इसके मुंह में घुसकर इसे मार सकते हैं। मीना कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छी तरह से रीजनरेट हो सकते हो जीसू, लेकिन शायद ये उसके खिलाफ कारगर साबित नहीं होगा। तुम शायद उसके लिए सिर्फ एक चुंगम गम की तरह हो। जीसू हैरान कहती गम टॉफी। चांगू कहता मैं जीसू क्या आपको सियान की कोई खबर मिली है? जीसू मैसेज को चेक करते हुए कहती नहीं कुछ भी नहीं। मन में कहती सियान तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? उधर सियान भी उसे देखते हुए कहता क्या तुमने उन दरिंदों को जगाया? शायद वो दोनों बहन में से कोई एक को टाइम को रिवर्स कर सकती है। मॉर्गन कहती है मैं ऐसा काम क्यों करूंगी? बैक्सुल कहती है मिथिकल बीस्ट तो बिल्कुल मेरे जैसा है। मॉर्गन कहती खैर जो भी हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ कुछ ज्यादा ही आराम से रहने लगे हो? तुम तो अपने साथ एक अजनबी को भी ले आए। सियान कहता इस शख्स का नाम आर्थर है, वो एस्केलेबर का मास्टर है, वो स्वॉर्ड जिसे तुम बचा रहे हो। मॉर्गन हैरान कहती है क्या? उसे देखते हुए कहती है मुझे माफ करना, लेकिन खुद जब तक मैं इसे नहीं देख लेती तब तक मुझे इस पे भरोसा नहीं हो सकता। सियान कहता बिल्कुल, इसलिए तो मैं चाहता था कि वो तुम्हारे सामने स्वॉर्ड निकाले। आर्थर इसे दिखाओ। आर्थर कहता मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने स्वॉर्ड निकालने के लिए हामी भरी थी। सियान कहता मैं इस मामले में तुम्हारी मर्जी का सम्मान करने का और इंतजार करने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उन सभी चीजों को देखने के बाद भी तुम अभी तक हिचकिचा रहे हो, ये देख करके तो मुझे हैरानी हो रही है। आर्थर कहता लेकिन इस बात का कोई गारंटी नहीं कि मैं इसे निकाल पाऊंगा। सियान कहता हाँ मैं इसकी गारंटी देता हूँ, जितना ज्यादा समय तक तुम इसे खींचोगे उतने ही ज्यादा प्लेयर मरेंगे। क्या तुम यही चाहते हो आर्थर? इसे आर्थर शॉट को देखते हुए कहता ठीक है मैं करूंगा। मॉर्गन भी उसे ही देख रही होती है, साथ ही वो दोनों भी। आर्थर अभी भी शॉट को देखते हुए उसे उठाता है। जैसे वो शॉट को पकड़ता सभी प्लेयर को एक साथ नोटिफिकेशन जाने लगता है। एक लड़की कहती है ये क्या है? एक्सकेलिबर। क्योंकि सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता मास्टर ऑफ द डबल एस्टियर वेपन एक्सकेलर को ढूंढा गया है। मॉर्गन कहती है तो सच में चौंका देने वाली बात है, उसने सच में ऐसा कर दिखाया और वो तुम्हारी चीजें पहचानने की नजर बहुत ही अच्छी है। सियान कहता कम से कम तुमसे तो बेहतर हूँ। मॉर्गन कहती है और थोड़ा बहुत रवैया भी, और अपने स्टाफ को बुलाते हुए स्पेल को पढ़ने लगती है। जैसे आर्थर कहता है ये क्या है? क्योंकि वो हील होने लगता है, उसका स्टिक भी जमीन पे छूट जाता है। सियान कहता है मुझे तुमसे एक समझौता पे सहमति चाहिए, तुम्हारे टांग के साथ साथ तुम्हारी दब चुकी फिजिकल एबिलिटी भी सब ठीक हो जानी चाहिए। वो ड्रैगन आगे को बढ़ रहा होता है। कैसन कहता मुझे आजकल बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। ये उन कहती है हमारे गिल्ड मास्टर को पता होता है कि क्या करना है। कैसन कहता शांत हो जाओ, उन चीजों के सामने तो सोंगहाक पार्क भी कुछ भी नहीं कर पाता। वो उसकी खुशकिस्मती है कि वो फिजिकल रूप से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उसे यहाँ पे बुलाया जा सके। फिर वहाँ पे एक मास्कमैन को देखते जो कहता है हमें सबसे पहले उस बड़ी से बीस्ट का शिकार करना चाहिए। हम शायद ड्रैगन को ना मार सके, लेकिन उस बड़े से बीस्ट को हरा सकते हैं। वर्ल्ड के टॉप 10 प्लेयर के इस हमले की अगुवाई करनी चाहिए। मेरे पास ऐसी एक एबिलिटी जिससे मैं किसी भी मॉन्स्टर की पावर को पहचान सकती हूँ, और ये मुझे बता रहा है कि समय के साथ ये बड़ा मॉन्स्टर और भी बड़ा हो सकता है। बेशक उसका साइज एक लिमिट तक होगी, लेकिन अगर हम उसे अनदेखा करते रहे तो ये हमारे लिए भी बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए प्लेयर एरिक, तुम पहले एक सेंटिनल को हरा चुके हो, इसलिए तुम्हें हमले की अगुवाई करनी होगी। तुम हमारे लिए करोगे ये, है ना? एरिक कहता क्या मैं? शख्स कहता क्या यहाँ पे कोई और एरिक है जिसने सेंटिनल को हराया हो? एरिक मन में कहता कितनी भयानक घटना घटी, मैंने जिस सेंटिनल को हराया था वो इतना खतरनाक नहीं था। कहता आप खुद को तैयार कर लो एरिक, तुम्हें बेहेमोथ के आंखों पे निशाना बनाना चाहिए। एरिक कहता ठीक है सभी लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहता ये क्या है? जो शख्स आर्थर को परेशान कर रहा होता वो वहाँ पे आते हुए कहता क्या है ये? वही शख्स जो थोड़ी देर पहले लंगड़ा रहा था, क्योंकि हम आर्थर को देखते जो उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और वो शख्स तरु को अब वो लंगड़ा नहीं रहा है। और वो शॉर्ट क्या हो सकती है? मिथिकल बीस्ट का ध्यान भी उस पर जाता है और वो घुर्राने लगता है। वो एरिक पे अटैक कर देता है जिसे एरिक देख लेता है, लेकिन एरिक उसके पैर के 2 टुकड़े करते हुए ऊपर की ओर जाता है, जिससे वो मिथिकल बीस्ट हारने लगता है, लेकिन वो वहीं पे गिर जाता है। और एरिक कहता है सियान। हम सियान को देखते जो ऊपर होता है, एक बड़े से शॉट के साथ उस पर अटैक करने के लिए काफी स्पीड से नीचे को आता है। अटैक करते हुए उसे 100 के बाद याद आता है जैसे तुमने कहा था मैंने इस वेपन को बनाने में बहुत सारे एस्टर, मिथरल और एटोनियम का यूज किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें कभी ऐसा वेपन का यूज करने का मौका मिलेगा भी या नहीं। सियान कहता आखिरकार इसका कोई ना कोई काम हमेशा ही पड़ जाता है। और सियान का अटैक से वहाँ से जबरदस्त चौक निकलने लगते हैं। सियान अपने विंग्स को निकालते हुए हवा में उड़ने लगता है। कहता आर्थर उसके पैरों पे हमला करो, उसके हिलने डुलने जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश करो। आर्थर कहता पहले तुमने मुझे शॉट निकालने पे एक समझौता करने को कहा, और अब ये, लेकिन फिर भी ये किस तरह? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ये कर सकता हूँ। और वो बीच आर्थर एक दूसरे को ही देखते हैं। उसे एक ऐसा रैंक फोकस ऑफ द वेल मिलता है। इसे यूजर अपनी माना और पावर को एक जगह इकट्ठा करके अपने हमले में पावर को बढ़ा सकता है। और वो मिथिकल बीस्ट रोड करते हुए इसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और लड़की कहते वहाँ खड़े होकर बस उसे देखती
चीखते मत रहो, इससे पहले कि ये बेकाबू हो जाए सब मिलकर इसे काबू करो। इसे सभी प्लेयर आगे को बढ़ता है। एरिक अपने फायर से अटैक करता है और हम वहाँ पे संगमान को देखते हैं, वो भी अपने फ्लेम के साथ अटैक कर रहा होता है। साथ ही सोरेलिन ली को जो अपने मैजिक अटैक बनाती है और वो सभी एक साथ मिथिकल बीस्ट पे अटैक कर देते हैं। वो सभी अटैक उससे काफी पास पहुंच जाते हैं और आर्थर भी उसी तरफ आगे बढ़ता है, अपने शॉट से स्लैश लगाता है, जिससे हम वहाँ पे एक धमाके को देखते हैं। सभी प्लेयर उस धमाके को ही देख रहे होते हैं, साथ ही आर्थर भी उस धमाके को देख रहा होता है। हम धूल के बीच में दो आंखों को देखते हैं, क्योंकि मिथिकल बीस्ट और भी गुस्सा हो जाता है, उसके साइज बड़ा होने लगता है। लेडी कहती है हमला करना बंद मत करो, आगे बढ़ते रहना। एरिक मन में कहता डैमेज किया, हमारे पास कोई मौका भी है। देखो ये एनर्जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते ड्रैगन भी वहाँ पे आने लगता है। वो कहता है यहाँ तक कि ड्रैगन भी हमारी ओर ही आ रहा है। एरिक कहता है डैम इट, हम मुश्किल से ही एक को संभाल पा रहे हैं, यहाँ तो दूसरा भी आ गया है। और अपने पहले हमले के बाद वो शख्स क्यों नहीं कुछ कर रहा। शान कहता मैंने कभी नहीं सोचा था माना को कंट्रोल करना इतना मुश्किल होगा। ये यकीन करना मुश्किल है कि आर्थर ऐसा कर सकता था। मेरी मेंटल फोर्टिट्यूड उसे देने से पहले भी आर्थर ये कर सकता था। आर्थर के पास दो एबिलिटी होता है, एक्टिवेट एबिलिटी कैस्टर जो श्यान किम की मेंटल फोर्टिट्यूड है, दूसरा सैड एबिलिटी कैस्टर जो आर्थर का फोकस ऑफ वेल है। शान कहता ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत पड़ रही है। अटैक बनाते हुए कहता अब श्यान ड्रैगन को देख के स्माइल करता है और कहता आर्थर कहता तुम मुझे उन दोनों को रोकने के लिए नहीं कह सकते। श्यान कहता तुम्हारे पास सबसे पावरफुल वेपन है, इसका भरपूर यूज करो। आर्थर कहता खैर दोनों का हम पर हमला कर देना शायद मेरे लिए बेहतर साबित होता है। शान कहता वो सही है, अगर वो रेड ड्रैगन भी मर्लिन लाफे की तरह आर्थर की कहानियों से जुड़ा हुआ है। और रेड ड्रैगन जाके आर्थर के पास ही लैंड करता है। आर्थर अपना अटैक बनाने लगता है। रेड ड्रैगन कहता इनक्रेडिबल। आर्थर हैरान से कहता क्या तुम इंसानों से बात कर सकते हो। ड्रैगन कहता हाँ ये एक मैजिक का रूप है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को फिर से उस शॉट को चलाते हुए देखूंगा। इसी वजह से मेरे लिए एक सेंटिनल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाना मुश्किल हो रहा है। आर्थर कहता ग्रेट रेड ड्रैगन एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर में कैसे बदल गया। ड्रैगन कहता क्योंकि ये वो जिम्मेदारी है जिसे सिस्टम ने मुझे सौंपी है। जिस तरह तुम इंसान प्लेयर बन गए उसी तरह मैं इस खेल का सेंटिनल एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर बन गया। आर्थर कहता क्या आप इसे मानने से इनकार नहीं कर सकते थे, तुम हो रेड ड्रैगन। ड्रैगन कहता इस अस्तित्व का विरोध करना नामुमकिन है जो इस ब्रह्मांड के नियमों को कंट्रोल करता है, हमारे हालात भी उससे अलग नहीं है। आर्थर कहता फिर तुम्हें एक मॉन्स्टर क्यों बना दिया गया, क्या उस स्ट्रॉन्ग रेड ड्रैगन को प्लेयर बनाना ज्यादा सही नहीं होता। ड्रैगन कहता गॉड से मिलती जुलती देखने की वजह से इंसानों को ही प्लेयर बनने की इजाजत दी गई थी, पर इसी वजह से तुम उनके अवतार भी बन सकते हो। शॉर्ट मास्टर मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन लगता है मुझे यहीं रुकना होगा। फिर भी मैं अपनी ग्रेट शपथ को निभाने के लिए इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आर्थर कहता रुको मुझे और बेहतर से समझाओ। ड्रैगन उस तरफ देखता है तो वहाँ पे धमाके होते हैं। ड्रैगन भी उस तरफ जाने लगता है, जाके बेहेमोथ के हॉर्न को पकड़ लेता है, उससे जमीन पर पटक देता है जिससे बेहेमोथ घुर्राने लगता है। एक प्लेयर कहता है इस बैटल में आखिर क्या चल रहा है। अभी हम ड्रैगन के जबरदस्त रोड को देखते हैं। श्यान भी उसके पास आता और मन में कहता तो इसका मतलब है कि वो आखिरी हमला में खुद शामिल नहीं होगा। वो बहुत ही स्मार्ट है जैसा कि एक ड्रैगन से उम्मीद करता हूँ, और वो काफी स्पीड से उसके बॉडी में लगे शॉट की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अपने फाइन ब्लैंकर के साथ उस पर जबरदस्त वाइब्रेशन के साथ अटैक करता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं और बेहेमोथ का ब्लड सभी प्लेयर के ऊपर गिरने लगता है। सिस्टम कहता है अचीवमेंट अनलॉक मिथिकल बीस्ट स्लेयर, एक पावरफुल सेंटिनल को हराने के तौर पर आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। शान कहता बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है रेड ड्रैगन जाने वाला है। जाहिर सी बात है इसे एक सेंटिनल की तरह हमसे लड़ना होगा। अगर उसने यहीं पे रुकने का फैसला किया होता तो। वो लेडी कहती ये तो बहुत ही शानदार था, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसा इतना शानदार प्लेयर भी मौजूद है। वैसे मैं हूँ जूलियन। शान कहता नहीं कुछ नहीं था, मैं श्यान किम हूँ। मन में कहता क्या ये वही शख्स था। ये जर्मनी का एक प्लेयर है जिसने अनदर स्टार गॉड का अवतार बना है। मेरे पिछले प्ले थ्रू में उसका प्रदर्शन काफी शानदार था। जूलियन कहती तो श्यान किम तुम कोरिया से होगे, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहूंगी। शान कहता मुझे माफ करना लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इससे पहले कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करूँ। जूलियन कहती आप समझ में आया, मुझे पता है कि ये परेशानी भरा होगा, खैर मुझे पूरा यकीन है कि हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जब समय आएगा तो हम बात कर सकेंगे। शान कहता थैंक यू, मुझे भी। तो अलविदा वहाँ से चला जाता है और कहती कितना शर्म की बात है, बताता इस घटना से आप साफ हो गया है। वो सभी सर्वर को मिलाकर एक बड़ा सर्वर बनाने वाले हैं। मुझे जितना हो सके उतना काबिल प्लेयर को ढूंढना होगा ताकि मैं उस पल के लिए तैयार रह सकूं। फिर हम डीमन रेल्म के लास्ट पैलेस को देखते हैं। आर्केटस कहता है उसने मेरे रिक्वेस्ट को पूरा नहीं किया। क्या आपका मतलब ये है कि उसने आपके अवतार के माइंड अटैक का भी सामना कर लिया? मारिया कहती है हाँ ऐसा ही है। आर्केटस कहता
कहता लेकिन मैंने उन्हें रेड ड्रैगन और बेहेमोथ के ठिकाने के बारे में भी बताया था। नारिया कहती है मुझे ये कहते हुए माफ करना, लेकिन जाहिर तौर पे वो कोई खतरा भी पैदा नहीं कर सकते थे, वो बस थोड़ा सा चौंका ही पाए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो पिलर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आर्केटिस कहते ऐसा लगता है कि आप इस बात से बहुत ही खुश है माय लॉर्ड। मारिया कहती है हम जैसे लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बहुत बड़ा उत्साह पैदा करता है। मैं भी उस पल का इंतजार कर रही हूँ डेमोनिक बैटल अरीना में उसके प्रदर्शन को देखने के लिए। आर्केटिस वहाँ से जाते हुए मन में कहता है हमारा पापियास का भी अवतार कोई खतरा पैदा नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि उसे किसी भी सेंटिनल को निपटाने का तरीका भी पता है। काश वो बेवकूफ रेड ड्रैगन अपना काम कर देता। इस तरह के हालात को जारी नहीं रहने दे सकता। मुझे उस कमीने से छुटकारा पाने के लिए किसी मॉन्स्टर से ज्यादा कुछ चाहिए। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हम सर्वर वॉर की करंट रैंकिंग को देखते हैं जिसमें फर्स्ट प्लेस पे इंग्लैंड, सेकंड प्लेस पे कोरिया, बाकी दो को काउंट किया जा रहा होता है। मन में कहता अगर अब जीएम ने दखल देना शुरू कर दिया तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मॉर्गन कहता करो तुम्हारे चेहरे पे इतनी चिंता क्यों है, सब कुछ तो सॉल्व हो गया है। शान कहता जीएम आर्कैनन ने अभी तक कुछ नहीं किया है। मॉर्गन कहती क्या ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। शान कहता हाँ इसलिए तो ये अजीब है, इस मामले में कभी भी जीएम इतने शांत नहीं रहते। आर्थर आपने अभी तक फैसला नहीं किया है। आर्थर कहता हाँ मैं बिल्कुल इसी तरह का शख्स हूँ, इस शॉट को हासिल करने से मैं अचानक से बहादुर शख्स नहीं बन जाऊंगा। शान कहता हाँ शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन ये इवेंट खत्म होने के बाद इस बारे में जरूर सोचना। मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। आर्थर कहता तुम्हें मुझ पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। शान कहता खैर क्योंकि मैं अंदाजा लगाने में बहुत ही अच्छा हूँ। मैक्सवेल कहती श्यान क्या आप काम खत्म हो गया है। श्यान कहता अभी नहीं, लेकिन रिजल्ट साफ है क्योंकि उस चीज का 100 पॉइंट है। अब किसी भी सर्वर के लिए इसकी बराबरी करना बहुत ही मुश्किल होना चाहिए। आर्चर कहता मुझे नहीं पता कि इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं। इंग्लैंड के सभी प्लेयर का आपका आभारी होना चाहिए। शान कहता इसका जिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा थैंक्स पाने के लिए ये नहीं किया था। अगर इससे इंग्लैंड और यूरोप के प्लेयर और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए प्रेरित होते हैं तो ये मेरे लिए काफी है। आर्थर कहता कभी कभी तुम बिना किसी वजह के भी दूसरों की बहुत ही ज्यादा मदद करते हुए लगते हो। शान कहता हाँ अब मैं बाहर जाकर इस काम को पूरा करने जा रहा हूँ। मैक्स उसे पकड़ते हुए कहते श्यान क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ प्लीज। श्यान कहता नहीं। उसे मॉर्गन पकड़ लेती है और वो कहती है श्यान। श्यान जाते हुए कहता है ऐसा हर रोज नहीं होता कि तुम्हें किसी माहिर जादूगरनी से जादू सीखने का मौका मिले, लेकिन बाद में मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करके तुम्हारी भरपाई कर दूंगा अगर ये ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ। मॉर्गन उसे अपने पास बुला लेती है। फिर हम एक हफ्ते बाद का देखते हैं। एक हफ्ता बाद भी श्यान जेसू से कोई संपर्क नहीं करता। जैसे वो कहती है पत्थर दिल। इवेंट लगभग खत्म होने वाला, फिर भी उसने अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया। मुझे पता है कि श्यान बिजी है, लेकिन क्या वो मुझे कम से कम एक मैसेज भी नहीं भेज सकता था। फिर उसके पीछे कोई आता है जिसे जेसू कहती है अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो अभी भी आगे बढ़ता है जिसे जेसू कहती है लोग कभी सुनते क्यों नहीं। वो कहता बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। इससे जेसू सन हो जाता है और वो शख्स कहता बड़ी बहन। जेसू कहती है हियोनसु कहता मुझे खुशी है कि तुम अभी भी जिंदा हो। मॉम ने तुम्हारे बारे में बताया था लेकिन मुझे फिर भी चिंता हो रही थी। जेसू कहती क्या मॉम तुम्हारे साथ है। हियोनसु कहती है हाँ। जेसू मन में कहते मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा और उससे कहते अगर तुम मुझसे इस हालात में मिले हो तो जरूर तुम्हारे पास कुछ कहने को होगा। हियोनसु कहते ये तो सच में बहुत ही कठोर है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा छोटा भाई गलती से तुमसे टकरा गया हो। जेसू कहती मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हियोनसु कहता आज भी पहले की तरह सतर्क, मुझे लगता है कि तुम हमेशा से इसी तरह छिपते और सतर्क रहते आए हो। जेसू कहते मुझे तुम्हारी बेकार की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। हियोनसु कहता खैर ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं बस चाहता था कि तुम मुझसे सियोल में मिलो, मुझे अपने माँ और बहन के साथ फैमिली डिनर करना चाहिए, वो भी एक डिमोनिक गिल्ड से जुड़ा होता है। तभी जेसू को वो गिल्ड वाले याद आने लगते हैं जिसे वो जान से मार देती है और वो काफी ज्यादा हैरान भी होती है। तभी हमें एक बिल्डिंग से चीखने की आवाज सुनाई देती है। हयामी कहती क्या हुआ शुआ। जेसुन भी कहती है क्या हुआ। शुआ कहती है कोई बात नहीं, मुझे बस अभी अभी एक बुरा सपना आया, नहीं एक बुरा फ्यूचर दिखाई दिया। हयामी कहती है तुम्हारा विजन किस तरह का था। शुआ कहती है सियोल में हर कोई को मार दिया जाता है। हयामी कहती है हर किसी को कैसे। शुआ कहती है क्या तुम्हें याद है वो लड़की जो ब्लैक कपड़ा पहने हुए आई थी। हयामी कहती है वो लेडी, तुम्हारा मतलब वो शख्स सबको मार डालेगी। शुआ कहती है मेरा विजन हर पल बदलता रहता है लेकिन मैं इसे देख सकती हूँ, वो नरसंहार जो आसमान को भी चीर डालेगा। दूसरी तरफ श्यान कहता खैर ये तो चिंताजनक है। अपने सिस्टम को देखता है जिसमें कोरिया भी दूसरे नंबर पे होता है। तो नीचे लिख के आता है इनफेमस गिल्ड ने फिर से हमला किया। फिर हम उसके कमेंट को देखते हैं। एक कहता है क्या डी गिल्ड कोरिया का सबसे बड़ा गिल्ड नहीं है। तो एक कहता है इसमें से डी गिल्ड कौन सा है। दूसरा कहता है मुझे पूरा यकीन है कि पूरा दक्षिण कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक कहता रुको तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। श्यान ये सब देखते हुए कहता डिसाइड गिल्ड और भी ज्यादा फेमस हो रहा है, अगर वो बहुत फैल जाएगा तो प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। जब श्यान अपने सामने को देखता है तो हम वहाँ पे मीना को देखते हैं जो हंस रही होती है। श्यान उनमें कहता है मीना ने एक बार फिर से बहुत ज्यादा मेहनत की, जबकि सभी लोग ड्रैगन को देख के घबरा गए थे। तब वो सामान इकट्ठा करने पर ध्यान लगा रही थी। उसने सच में उनमें से बहुत सी सारे इकट्ठा कर लिए। मुझे बस एक बात परेशान कर रही है, क्या जीसू आजकल थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे नाराज है, लेकिन शायद
शायद मुझे सिर्फ उससे हाई करने के लिए ही मिलना चाहिए। जिस मैसेज को देख रहे हो तो ये देख के सियान हैरान होता है। उसके पास आते हुए कहता है जीसू जीसू, हड़बड़ाते हुए कहती है सियान कहता तुम इतने सरप्राइज क्यों हो रही हो? जीसू कहती नहीं कुछ नहीं सियान मन में कहता मुझे लगता है कि मैंने उसे अभी विंडो को बंद करते हुए देखा। उससे कहता तुम अपने मैसेज को काफी ध्यान से देख रहे थे। मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि तुम मैसेज पे किससे बातें कर रहे थे? इससे हिचकिचाते हुए कहती वो मेरा भाई था, वो चाहता था कि हम एक दूसरे से मिले, वो हर चीज में बहुत ही स्किल है मेरे से अलग। शान मन में कहता क्या कोई ऐसा शख्स है जो जीसू से भी ज्यादा टैलेंटेड है? मैंने अपने पिछले गेम थ्रू में कभी भी उसके बारे में नहीं सुना था। और कहता मुझे शायद ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें अपने भाई से कोई प्रॉब्लम है? जीसू कहती नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन बस वो ये चाहता था कि मैं अपनी मॉम से मिलूं। शान कहता ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम अपनी माँ को ही तो ढूंढ रहे थे। जीसू कहती हाँ ये सच है, लेकिन सच तो ये है कि मेरी माँ मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। साफ शब्दों में कहूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझसे डरती है। शान कहता तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने भाई से मिलने का मन नहीं है, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? जीसू कहते क्या आज तो तुम बहुत ही मेहरबान बन रहे हो। ठीक है मुझे थोड़ा हैरानी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा सोच है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। शान कहता प्रॉब्लम? जीसू कहते हाँ जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। शान कहता क्या हम सही तरफ बढ़ रहे हैं? शान मन में कहता एक तंग गली जहाँ पे डीमन कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। शान कहता हम आखिर कहाँ जा रहे थे? जीसू कहते ये बिल्कुल यहीं पर है। लोग जैसे अंदर जाता एक शख्स कहता वेलकम, उसे देखते हुए घबरा जाता और कहता ये तो तुम हो डीमन स्लेयर। जिस उस पर अटैक करते हुए कहते दो अमेरिकानो प्लीज। वो शख्स कहता क्या? वो अपने वेपन को बुलाते हुए कहते मैंने कहा दो अमेरिकानो। वो शख्स कहता हाँ बिल्कुल बस एक मिनट रुकिए। शान मन में कहता उसने जरूर चीजों को वापस लाने वाली एबिलिटी को जोड़ दी होगी। जो भी हो जीसू यहाँ पे काफी फेमस लगती है। तो तुम्हारा भाई कहाँ है? जीसू कहते उसने मुझसे मैसेज करके बताया कि वो जल्दी आ रहा है। ह्योन सुन भी आते हुए कहता तुम मेरी उम्मीद से पहले आ गई बहन। जीसू कहती तुम हो? मॉम कहाँ है? मेरा मतलब है मॉम। ह्योन सुन कहता इतनी जल्दी क्या है? कम से कम पहले मुझसे पूछ तो लो मैं कैसा हूँ। शान को देखते हुए कहता ये कौन है? जीसू कहती एक दोस्त जो मुझे पसंद है। ह्योन सुन हैरान से कहता एक दोस्त जिसे तुम पसंद करते हो? तुम मेरी बहन। हंसते हुए कहता क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम किसी को भी पसंद नहीं कर सकते। जीसू कहती मैं मजाक नहीं कर रही। इससे वो चिढ़ जाता। जीसू कहता मैं सीरियस हूँ। शान मन में कहता मुझे इस बात का थोड़ी जानकारी थी, लेकिन वो कभी पहले इस बारे में इतना सीधा नहीं बोली थी। खैर अब मुझे समझ में आ गया कि जीसू किस प्रॉब्लम की बात कर रही थी। उससे काले बाल और काले आंखें, वो जरूर कोई डीमन कॉन्ट्रैक्टर होगा। ह्योन वहाँ पे बैठते हुए कहता सच कहो तो मेरे लिए इसे मानना मुश्किल है। जीसू कहते हैं ह्योन इस मीटिंग की असली बात पढ़ाओ। ह्योन कहता ये तो मेरी जानी पहचानी बहन से मिलती जुलती लग रही है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था बहन। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम पहले जानते थे। मुझ में बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। अपने डीमन पावर को दिखाते हुए कहता जैसे कि तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो 17वें नंबर का सबसे पावरफुल डीमन है, लेकिन ऐसा लगता है तुमने अभी तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साझा नहीं किया है बहन। ध्यान मन में कहता टेक्निक तौर पे उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन हेल के 17वें सबसे पावरफुल डीमन है ना, वो तो नेवरोड से भी ज्यादा पावरफुल एक टॉप टियर डीमन है। जॉनसन कहता तुम अभी भी अच्छे बच्चे होने का नाटक कर रहे हो है ना, तुम हमेशा से इसे अंदर दबाते आए हो। मुझे लगा था कि दुनिया में बदलाव के साथ तुम भी बदल जाओगे, लेकिन तुम तो अभी भी वैसे ही हो। जीसू कहती मुझे बस यही ठीक लगता है। ह्योन कहता तुम एक मॉन्स्टर हो बहन। शानमन में कहता क्या ये वही जीसू है जिसे मैं जानता हूँ। ह्योन कहता ठीक है मैं तुम्हें मॉम से मिलवा दूंगा, मेरे साथ आओ।